यही नहीं, चाइनीज बहुत डरे हुए हैं। उनको लगता है कि अब हमको टारगेट किया जाएगा, स्पेशली ग्वादार मिलिट्री पोर्ट पे वो उन्होंने एक फोर्ट टाइप बना दिया है। और जिस प्रकार से अब पाकिस्तानी और चीनियों को टारगेट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि हालात बहुत खराब होने वाले हैं पाकिस्तान में, रोहित, कि ये पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है। और क्योंकि आप देखें पॉलिटिकल तो इंस्टेबिलिटी है, जिसने सबसे ज्यादा सीटें जीती इमरान खान की पार्टी ने, जो पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका जो सबसे बड़ा कमांडर है उसको आपने जेल में डाल रखा है। और नमस्कार। टॉपिक्स हमारे पास बहुत सारे हैं। शहबाज शरीफ बोले यूएन की में कि कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा वापस इंपोज होनी चाहिए, दोबारा लगनी चाहिए। मतलब उनको हमारी इंटरनल मैटर से क्या लेना देना पता नहीं, शायद वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर कर रहे हैं। ये भी बोला कि कश्मीर में इलेक्शंस चल रहे हैं इस समय, उस समय भी बोला कि डेमोक्रेसी नहीं है। जहां इलेक्शंस चल रहे हैं वहां पे बोला। साथ में चाइना की एक न्यूक्लियर सबमरीन डूबी, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कई मेंबर्स, 3 मेंबर्स खासतौर से यूएस, फ्रांस और यूके, ये तीनों इन्होंने यूएन में ही सपोर्ट किया कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े मेंबर्स इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ होता नहीं दिख रहा। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हमारे साथ हैं निर्जन अश्विनी सुभाष, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, हाउस होल्ड नेम है इंडिया में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। थैंक यू रोहित, जय हिंद। जय हिंद सर। सर ये पहली चीज, आते हैं शहबाज शरीफ पर ही। शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने यूएन में बोला 370 दोबारा इंपोज होनी चाहिए, और ये भी बोला कि इंडिया में कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं, इलेक्शन चल रहे हैं उस टाइम पे। हाँ बिल्कुल, देखो रोहित, जो शहबाज शरीफ अपना घर तो संभलता नहीं, दूसरों के घरों पे उंगलियां उठाने चले हैं। देखो आर्टिकल 370 और 35A से शहबाज शरीफ का क्या लेना देना, ये हमारा जम्मू कश्मीर का मामला है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि जो जम्मू कश्मीर इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने, और जो गिलगित बाल्टिस्तान, वो भारत में वापस आना चाहिए, मुद्दा तो ये है। और सच्चाई ये है कि जो आज की तारीख में जब आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ 2019, उसके बाद जो जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में, वो काबिल तारीफ है। आप देखें वहां पर रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म है, ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी आई है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन हुए हैं। और उसके बाद आप जो ये पत्थरबाजी की घटनाएं कराते थे, आईएसआई का हवाला पैसा आता था हुर्रियत को और बच्चों को गुमराह करके कराते थे, वो बिल्कुल खत्म हो गया। स्कूल खुले रहते हैं पूरे साल, कोई स्ट्राइक नहीं होती। रेडिकलाइजेशन मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल खत्म हुई है, साउथ कश्मीर में उसमें बहुत कमी आई है। और एक प्रकार से डेवलपमेंट का माहौल है, सड़कों का जाल बिछ गया, रेलवे लाइन अभी आपकी पूरी ऑपरेटिव है, जो कि आपकी चलेगी जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से अनंतनाग, अनंतनाग से श्रीनगर, फिर बारामूला तक। तो सच्चाई यह है कि भारत के अंदर लोकसभा इलेक्शन हुए जिसका 60% से ज्यादा वोटिंग हुई, और अब जो इलेक्शन हो रहे हैं असेंबली के, उसमें 2 फेज हो चुके हैं, दोनों में बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स था। और यही नहीं, बिल्कुल शांति से तरीके से इलेक्शन कराए जा रहे हैं। अब वो तीसरा फेज होगा जो कि 1 अक्टूबर को है। और इसके बाद जैसे बताया है भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कि जैसे प्रॉमिस किया गया था, इसके बाद जो सिचुएशन देखते हुए स्टेटहुड भी दिया जाएगा। तो जम्मू और कश्मीर की तो हालात बहुत अच्छी हैं। तो ये कौन सा राग गा रहे हैं कि आर्टिकल 370 और 35A को दोबारा लाएंगे, ये ना उनका लेना ना देना। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, मैं बहुत पीओजे को एक तरीके से फॉलो कर रहा हूं। आज की तारीख में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियार, बाग, पाकिस्तान वाला पूंछ, लोग सड़कों पे खड़े, लोगों ने वहां पर चक्का जाम और शटर डाउन कर रखा है। वो कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं। उसकी वजह ये है, उनको पता है कि भारत को, उनको लगता है 70 साल आगे निकल गया। वहां पर ना खाने को दाने हैं, ना पीने को पानी है, ना बिजली है। और सच्चाई यह है, मंगला डैम में बिजली बनती है पीओजे के में, जो पहले जाती है पंजाब के अंदर, और फिर इनके पास आके 270 रुपए पर यूनिट की बिजली थी। और यही नहीं,
जो इनका पीओजे में मेन नदी है जिसको हम कृष्णा गंगा बोलते हैं, नीलम, उसका मुंह मोड़ के ने पंजाब की तरफ कर रखा है। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान को सेकंड क्लास सिटीजन मानना है, और क्योंकि भारत का हिस्सा है, भारत कहता है आप हमारे साथ पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो जो पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान जो इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया है वो वापस दे दो, और ये जो आतंकवाद को भेजना बंद कर दे, तो तब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर जिस प्रकार से ये दोनों काम चलेंगे, तो भारत तो पाकिस्तान को एक प्रकार से जिस तरीके से उसने आइसोलेट किया है और जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड को पता है कि अगर कोई भी जो टेररिज्म की नर्सरी है तो वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अब इस हालात में खुद ऐसा है, वो बार बार आवाजें उठा रहा कि हमारे पास आतंकवाद के हम विक्टिम हैं। को विक्टिम तो आप हैं, पर ये आतंकवाद शुरू किसने किया था? वो कहते हैं हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी पाकिस्तान में, तो उसने बोला था एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कि आप अपने घर में सांप पालेंगे और सोचते हैं कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो उनका बनाया हुआ परिंदा है, आज उनको काट रहा है। तो रोहित, मैं तो ये कहता हूँ वो पागल हो गए हैं अगर इस बार की स्टेटमेंट पास करते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A को दोबारा लाया जाएगा। ना तो उनकी कोई कैपेसिटी है और ना वो भारत के अंदरूनी जो एक प्रकार से अफेयर है उसमें इंटरफेयर करें। राइट। अच्छा सर, एक चीज और, अभी हाल में हमने देखा है, जैसे जब आपने टीटीपी की बात ही की तो मैं उस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। टीटीपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में, ऑन एन एवरेज अब तो ये आलम आ गए कि तकरीबन 100 फौजी पर मंथ मारे जा रहे हैं टीटीपी के हमलों में या दाइश के हमलों में। ये क्या आप इस सिचुएशन कैसे देखते हैं? देखो, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, स्पेशली आपके खैबर पख्तूनख्वा में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में और स्वाट के रीजन में इतनी हालात खराब है कि जो इन्होंने ऑपरेशन किया था स्वात आजम जो नाम का, वो बिल्कुल फेल हो गया है, और हर रोज 4 से 5 पाकिस्तान फौज की कैजुअलिटी होती है, और वो लड़ नहीं पा रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। और उसकी वजह है क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बेसिस हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो बहुत खराब हो गए। जब वो कहते हैं ना तालिबान आया था अफगानिस्तान में, तो घी के दिए जलाए गए थे पाकिस्तान में, उनको लगता था कि हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी क्योंकि तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, और हुआ उससे उल्टा। आज जो रिलेशनशिप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैं, अफगानिस्तान तो ड्यूरल लाइन को मानता नहीं, वो फेंसिंग नहीं करने देता, और ये जितने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो तालिबान के साथ बहुत क्लोज है, उनकी बेसिस है वहां पर। और पाकिस्तान कह रहा था तालिबान को कि हमारे बीच में समझौता करो, वो कहता मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। तो आज की तारीख में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो रहा है, और यही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान में एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि उनको लोगों को ये मारते हैं, इनका ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं, लोगों को कम से कम 20 से 25 हजार यूथ को इन्होंने गायब कर दिया है। वो चाहते हैं फ्रीडम, क्योंकि वो कहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। तो कहने का मतलब यह है कि आतंकवाद की सिचुएशन इतनी खराब है रोहित कि ये पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है। और क्योंकि आप देखें पॉलिटिकल तो इंस्टेबिलिटी है, जिसने सबसे ज्यादा सीटें जीती इमरान खान की पार्टी ने, जो पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका जो सबसे बड़ा कमांडर है उसको आपने जेल में डाल रखा है। और आप आज की तारीख में आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस इतना है, 180 बिलियन डॉलर का इनको कर्जा चढ़ा हुआ है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, ये सिविल वार की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। और ऐसा लगता है आने वाले कुछ एक समय में इसके 4 टुकड़े होंगे। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से हट जाएगा, एक पंजाब के अलावा सब जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा, और एक पंजाब रह जाएगा। और ये पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो भारत में मिलेगा, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है और वो लोग चाहते हैं। हम तो इशारा करेंगे, बार बार हमने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी, होम मिनिस्टर ने इस चीज को दोहराया है कि हम नहीं बोल रहे, ये तो आवाज पार से आ रही है, वो चाहते मिलना।
तो सच्चाई यह है रोहित, पाकिस्तान जब तक ये अफगानिस्तान या यही नहीं, ईरान के साथ क्या कर रहा है वो, जैसे अल अदल जैसे आतंकवादी वहां भी भेज रहा है। गुड और बैड टेररिस्ट के अंदर फर्क करता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो उसको बोलता है बैड टेररिस्ट क्योंकि उनके साथ लड़ता है, और लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद वो भारत में भेजता है उसको गुड टेररिस्ट। तो ये पाकिस्तान का असली चेहरा है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आज उसकी इतनी बुरी हालात है, अगर वो अब नहीं संभलेगा तो एक सिविल वार की तरफ जा रहा है रोहित। राइट। अच्छा सर, एक अभी जो खबर आई है ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसने एक अभी पिछले 24 घंटे में एक लॉन्च किया था, एक ऑपरेशन टीटीपी ने लॉन्च किया था, पाकिस्तानी आर्मी ने, टीटीपी ने लॉन्च किया था। ये लाडा मीस्ता एरिया है, मेशीता एरिया, लाडा मेशीता एरिया साउथ वजीरिस्तान का। और टीटीपी का ही क्लेम है कि 30 पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं। एक चीज के ऑपरेशन बड़े आराम से टीटीपी कर जाता है और पता नहीं लगता पाकिस्तानी नंबर 1 आर्मी को और नंबर 1 इंटेलिजेंस को, दोनों को पता नहीं चलता। लोकल सपोर्ट कितनी है इनके पास कि वो इतने आराम से आके पाकिस्तानी सैनिक को मार जाते हैं और पाकिस्तानी सैनिक देखते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। हाँ बिल्कुल, इसके 4 रीजन हैं रोहित। जिस प्रकार से कैजुअलिटी पाकिस्तान की फौज की हो रही है, एक तो पाकिस्तान की फौज का मोरल बहुत डाउन, और वो नहीं, उनका दिल बिल्कुल लड़ने को तैयार नहीं है। एक पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है पाकिस्तान की आर्मी का। दूसरा यह है कि जो पब्लिक सपोर्ट है वो पाकिस्तान आर्मी खो चुकी है। आज पब्लिक सपोर्ट जो खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून है, उनकी पब्लिक सपोर्ट तालिबान की तरफ है। वो उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस देते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी की मूवमेंट बताते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा ओवरग्राउंड स्लीपर सेल और ओजीडब्ल्यू भी हैं। तो सच्चाई ये है, पाकिस्तान की आर्मी जो अपने आप को बहुत बड़ी अच्छी आर्मी समझती थी, आज उसकी हालात इतनी खराब है, उनके पास हथियार अच्छे नहीं, उनके पास अम्यूनिशन नहीं है, और उसके साथ साथ उनके क्या हो रहा है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो चुन चुन के मार रहा है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस है। वो ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो वो लेके आ गए अफगानिस्तान से। आज तालिबान के जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान में अमेरिकन हथियार छोड़ के थे M16 कार्बाइन, वो भी उनके पास है। तो उनके हथियार भी बहुत अच्छे हैं, उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस भी मिल रहा है, उनको एक प्रकार से गुरिल्ला वारफेयर भी कर रहे हैं। वो ज्यादा देर लड़ते नहीं है, वो करते हैं हिट एंड रन, मारते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी को ऐसा लगता है भूत आ गया। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कब उनको मार के चली गई। और हर रोज, आपने ठीक बोला, 4 से 5 जो है पाकिस्तान की जो कैजुअलिटी हो रही है, और पाकिस्तान की फौज का मोरल बहुत डाउन, वो नहीं लड़ना चाहते। और आज की तारीख में यही नहीं, बॉर्डर के इलाके में जो अभी तालिबान है अफगानिस्तान से, वो भी इनको ठोक रही है, वहां से फायर होता है। और अब पाकिस्तान की आर्मी 2-3 जगह वो फेंस बनाने की फिर कोशिश की उन्होंने, वो बनने नहीं दी। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान की आर्मी आज की तारीख में बहुत बुरी हालत है उसकी, और वो रिसीविंग एंड में है। आज पलड़ा भारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। यही नहीं कि आपका खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में हालात देखें रोहित, बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो अपना जो एक प्रकार से डोमिनेंस थी वो खो चुकी है। और यही नहीं, चाइनीज बहुत डरे हुए हैं, उनको लगता है कि अब हमको टारगेट किया जाएगा, स्पेशली ग्वादार मिलिट्री पोर्ट पे वो उन्होंने एक फोर्ट टाइप बना दिया है। और जिस प्रकार से अब पाकिस्तानी और चीनियों को टारगेट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि हालात बहुत खराब होने वाले हैं पाकिस्तान में रोहित। राइट सर। सर एक चीज और हमारे पास जो टॉपिक्स थे उसमें कि चाइना उसकी न्यूक्लियर सबमरीन अभी डूबी। अच्छा, न्यूक्लियर सबमरीन डूबना आसान काम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं और बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, फिर भी डूब गई। तो क्या चाइना का मिलिट्री हार्डवेयर कुछ ऐसा है कि वो लड़ पाए? देखो सच्चाई ये है रोहित, चाइना एक रिवर्स इंजीनियरिंग वाला देश है। वो कहते हैं ना, कोई भी सामान चाइना से आता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल काम करना बंद कर दे। उसकी वजह यही है कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग से चीजें बनाते हैं, और वो चीजें टेक्निकली इतनी ज्यादा साउंड ना भी हो। अब जो बात हो रही है, ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो सुनने में आया मई और जून के महीने में डूब गई।
और बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट है चीन के लिए। इसका मतलब वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा ये भी नहीं पता कि क्या कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो लीक नहीं हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। अब सच्चाई यह है कि ये मानते हैं कि आज चीन की सबसे बड़ी नेवी होगी, वो 370 के करीब शिप बना लिए उन्होंने, मगर क्वालिटी वाइज वो बहुत पीछे हैं अमेरिकन से, क्योंकि अमेरिका के पास 13 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इसके पास अभी 3 ही हैं। और दूसरी बात यह है कि जो नेवल की एक प्रकार एयर पावर है वो मुकाबला नहीं कर सकती जो अमेरिकन की। और इसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर सबमरीन, ये और न्यूक्लियर सबमरीन जो हमें समझना चाहिए, न्यूक्लियर पावर सबमरीन वो है जिसके अंदर आप न्यूक्लियर पावर से चलाते हैं सबमरीन, वो न्यूक्लियर ना हो, न्यूक्लियर पावर, इसका मतलब डीजल की बजाय न्यूक्लियर पावर से चलाते हैं तो वो ज्यादा देर नीचे रह सकती है, उसका इंडोरेंस बहुत ज्यादा होता है। एक न्यूक्लियर सबमरीन है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन फायर हो सकता है, जिसको ट्राइड बोलते हैं, कि आसमान से भी, जमीन से भी और समुद्र के अंदर से भी आप न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर मिसाइल को कर सकते हैं। ये भी सच्चाई है कि जो चीन है वो अपनी नेवी को बहुत जोरों से बढ़ा रहा है। जिस प्रकार से उसने सबमरीन, जिस प्रकार से डाटा है कि 2000 आपके 25 तक करीब 65 सबमरीन हो जाएंगे उसके पास, और 2035 तक करीब 85 सबमरीन, और वो एक प्रकार ब्लू वाटर नेवी बनने की कोशिश कर रहा है। और इसकी ज्यादातर जो सबमरीन हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन हैं, वो इंडियन ओशन तक हैं। ये कॉज ऑफ कंसर्न भारत के लिए, इसमें कोई शक नहीं। वो इंडो पैसिफिक में भी हैं, ईस्ट चाइना सी में भी हैं, और धीरे धीरे इसका जो प्रेजेंस है वो इंडियन ओशन में भी बढ़ता जा रहा है। और ये सच्चाई है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन भी चीन जोरों से बढ़ा रहा है। ये सच्चाई है कि ये सेटबैक तो लगा है कि जब न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो झाऊ क्लास की थी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो एक प्रकार डूब गई है, वो एम्बैरेसमेंट है। मगर चीन की ये भी मानना पड़ेगा, जिस प्रकार से वो अपने नेवी, आर्मी, एयरफोर्स को बढ़ा रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, ये कॉज ऑफ कंसर्न पूरे वर्ल्ड के लिए। रोहित, राइट, ये कॉज ऑफ कंसर्न पूरी वर्ल्ड के लिए। सर, एक तीसरा टॉपिक और था हमारे पास कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए अब 3 बड़ी पावर्स इंडिया को सपोर्ट करती हैं। पहली यूके, यूएस और फ्रांस। क्या आप जल्दी देख रहे हैं कोई हम ये पहली बार हो रहा है कि 3 बड़ी पावर सपोर्ट कर रही हैं 5 में से? क्या आप देखते हैं कि जल्दी मिल जाएगी हमें मेंबरशिप? देखो, मुझे एक बात तो सच्चाई है कि जो इस फॉर्म में यूनाइटेड नेशन फेल हो गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर 5 देश हैं जो कि अभी विटो रखते हैं, जो कि अमेरिका है, उसके अंदर फ्रांस है, यूके है, रशिया है और चीन है। ये 1945 में जब बना था, तब ये हो सकता है देश जो थे एक प्रकार ताकतवर थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस प्रकार से जापान और जर्मनी की हार हुई, और उस समय इनको दिया गया था एक प्रकार से आपकी विटो पावर। मगर अब वक्त बदल गया है। आज आप कैसे कह सकते हैं कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड वो इस फोरम में ही नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं? तो ये एक प्रकार से विडंबना है। इसीलिए अगर आप देखें रोहित, लास्ट 15 साल में कोई भी जहां पर भी लड़ाई हुई है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर पाया, और वो ना कोई पीस प्राप्त कर पाया है, और आज की तारीख में फेल है। और उसकी वजह ये क्योंकि इसमें बदलाव आने की जरूरत है। आज की प्रेजेंट ग्राउंड सिचुएशन को देखते हैं, और ये बहुत बड़ी डिमांड आ रही है कि भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो अभी आने वाले 2-3 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, वो वी आर द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। और भारत की जो एक पॉपुलेशन है 1/7, हर 7th बंदा भारत का है वर्ल्ड में, और वही देश जो कि इतना ज्यादा अच्छा कर रहा है इकोनॉमिकली भी, मिलिट्रीली भी, वो आज सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। तो ये विडंबना है। ये आवाजें आ रही हैं, अमेरिका से भी आई है, अभी यूके से भी, फ्रांस। मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं समय आ गया, ये बदलाव होना चाहिए।
और इसके अंदर करना चाहिए। अगर नहीं बदलाव होगा तो ये डिफंक्ट है। आज की तारीख में कोई नहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन की तरफ देखता। उनको पता है कि ये एक प्रकार से कुछ नहीं कर सकते और ये फेल हुए हैं 10-15 साल से। और उसकी वजह यही है कि वो बनी थी 1945 में, उस टाइम के लिए। वो प्रेजेंट सिचुएशन में वो नहीं है इफेक्टिव। अगर इसको इफेक्टिव करना आना है तो इसके अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। और भारत जैसा देश जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी डायनेमिक लीडरशिप इंडिया में, उसको आपको परमानेंट मेंबरशिप देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इफेक्टिव हो और आने वाले समय में वो ग्राउंड पे कुछ कर पाए। आप ये लड़ाइयां देखें जो भी हुई है 15-20 साल में, वो एक को नहीं रोक पाई, चाहे वो अजरबैजान आर्मेनिया की थी, अब रशिया यूक्रेन देखें, या आप देखें इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्ला, कोई उसकी सुनता भी नहीं। और उसकी वजह यह है कि वो आज की तारीख में इररेलेवेंट है, रिडंडेंट है। तो चाहिए उनके अंदर बदलाव आए। भारत जैसे जो देश जिन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, जिनकी इकोनॉमी पार है, जो कि ग्लोबल साउथ को साथ लेके चलते हैं, ऐसे देशों को वो करे, बदलाव लाए जो डायनेमिक हो, जिस प्रकार से आने वाली जो आपकी चैलेंजेस हैं वर्ल्ड की, उनको रिजॉल्व कर पाए। रोहित। राइट सर, राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू रोहित, जय हिंद।